हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग CHSL के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और PYQs में आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 22। इसके पहले हम लोग 21 सेट लगा चुके हैं और ये सेट भी 16 मार्च का है और ये शिफ्ट 2 का है। शिफ्ट 2 का मतलब 11:45 से 12:45 के बीच वाला है ये, ठीक है। 2 इसमें और बचेंगे, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे 17 पे, ठीक है। तो जिन लोगों का अभी CGL देना है जुलाई में, वो लोग CGL के 40 सेट मैंने डिस्कस करा रखे हैं, उनको देख लीजिए भैया। उसके बाद आपका जब MTS का एग्ज़ाम आएगा तो उसके पहले मैं ये नया वाला MTS भी करा दूंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर MTS वाला बेटा ये CHSL जैसे ही ख़त्म करूंगा वैसे मैं आपका MTS करा दूंगा, ठीक है। MTS करा दूंगा, उसके बाद फिर CHSL और CGL का मेंस करा दूंगा, ठीक है। सब करा दूंगा। आपके एग्ज़ाम के पहले आपको MTS मिल जाएगा। तब तक आप इस दूसरा वाला जो इसके पहले वाला MTS कराए थे आपके MTS के एग्ज़ाम के पहले, वो वाला MTS देख डालो, कम से कम 2 सेट लगा डालो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, उसके बाद डिस्कशन करिए, तब मज़ा आएगा। चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। स्टेटमेंट पढ़ो, लिखा है अ पर्सन हु अटैक्स या क्रिटिसाइजेज चेरिश्ड बिलीफ्स या इंस्टीट्यूशंस। मतलब कोई आदमी जो अटैक करता है या जो क्रिटिसाइज करता है। चेरिश्ड बिलीफ्स का मतलब क्या हुआ? चेरिश्ड बिलीफ्स का मतलब होता है कि जो हम बहुत दिनों से अपने मन में जिन धारणाओं को पाले हुए हैं या परंपरागत रूप से प्रथागत रूप से जो परंपराएं हमारे समाज में चली आ रही हैं, या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे मतलब विवाह एक इंस्टीट्यूशन, जिन लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी उनको पता होगा विवाह एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और परिवार एक इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मंदिर भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो जिन पर अटैक करता है या इनको क्रिटिसाइज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एक्चुअली आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का 2 मतलब होता है। एक तो मूर्तियां तोड़ने वाले को हम लोग कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक को कहते हैं। दूसरा जो परंपराओं को तोड़ता है उसको भी हम लोग आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। तो अभी तक में जो आता रहा है वो आइडल ब्रेकर के रूप में ज़्यादा आता रहा है। आइडल ब्रेकर आइकोनोक्लास्ट होता है, मूर्तियों को तोड़ने वाला। परंपराओं को तोड़ने वाला जो चेरिश्ड बिलीफ्स हैं, चेरिश्ड जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो आलोचना करता है, धर्म भी एक इंस्टीट्यूशन, उसकी जो आलोचना करता है, अटैक करता है, उसको भी आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। चलिए बाकी के ऑप्शंस पे आ जाते हैं। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है? देखिए सारे नेगेटिव वर्ड्स अगर चाहते हो तो मेरा एक वीडियो है जो इस नाम से बना है नेगेटिव्स, ठीक है। तो नेगेटिव्स उसमें 50-60 नेगेटिव वर्ड है, उसमें इम्प्रेग्नेबल वगैरह टाइप के बहुत हैं। इंसॉल्वेंट है, इम्प्रेग्नेबल है और इम्पेनेट्रेबल है, बहुत सारे इसी तरह से। इनवल्नरेबल है, ठीक है। इनकंड्यूसिव है, इससे बहुत सारे हैं। तो इम्प्रेग्नेबल उसमें आपको मैंने बताया था, इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसे हम बलपूर्वक नहीं प्राप्त कर सकते, कोई ऐसी चीज़ जिसको ज़बरदस्ती नहीं प्राप्त कर सकते, वो इम्प्रेग्नेबल होगा। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट बैंकक्रप्ट हो जाता है, जो अपने द्वारा लिए गए कर्जे को लौटा नहीं पाएगा। पर्सन हु इज अनेबल टू रिपे हिज डेप्ट, उसको हम कोई लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब दिवालिया हो गया है। इमोरल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मॉरलिटी नहीं होती, नैतिकता नहीं होती, उसे हम लोग इमोरल कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आंसर आपका कौन सा होगा? आइकोनोक्लास्ट। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, सॉरी 2, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसे है जिसमें कोई स्पेलिंग की एरर नहीं है। तो यहाँ देखो लिखा है न्यू सही है, सीड सही है, आर मेड, तो मेड भी ठीक है, थ्रू THROUGH ये भी ठीक है, पोलिनेशन गलत है, पोलिनेशन में POLLI होना चाहिए, तो ये वाला आंसर आपका गलत हो गया। अब यहाँ क्या है? न्यू सीड्स आर मेड, थ्रू ठीक है, पोलिनेशन ये भी ठीक है, तो ये दूसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे में आ जाए, देखो न्यू सीड्स ही गलत हुआ है, SEEDS होना चाहिए। और इसमें आ जाओगे तो थ्रू की स्पेलिंग गलत, THROUGH होता है, ठीक है। तो 3 में गलतियाँ निकल गई। आंसर आपका 1 बचा 2 वाला, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है? मीन्स द सेम, मतलब आपको साइनोनिम बतानी है। साइनोनिम में देखो एक क्वेश्चन है अबंडनमेंट, ठीक। तो अबंडन ABADON, अबंडन का मतलब होता है किसी को त्याग देना, मतलब क्या होता है? डेजर्ट कर देना।
ये डेजर्ट रेगिस्तान होता है, लेकिन वर्ब की तरह यूज करोगे तो किसी को त्याग देना, किसी का परित्याग कर देना, गिव अप कर देना, लीव कर देना, डेजर्ट कर देना, ये होता है त्याग करना। ठीक है, अब आ जाओ इसके आंसर में देखते हैं कि किसका मतलब आता है त्याग करना। कमेंसमेंट, तो कमेंसमेंट एक्चुअली वर्ड शुरू हुआ है कमेंस, COMMENCE। कमेंस का मतलब होता है ना कोई चीज़ हम जब स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं तो वो होता है। डेरेलिक्शन का मतलब होता है परित्याग। डेरेलिक्शन का मतलब परित्याग, जब हम किसी घर का, किसी सड़क, परिवार के किसी व्यक्ति का या किसी संपत्ति का, किसी पद का त्याग कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं परित्याग कर दिया। तो परित्याग, अबंडनमेंट और परित्याग ये दोनों सेम में आ जाते हैं। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? डेरेलिक्शन। ठीक है। प्रोफेनिटी, प्रोफेन क्या चीज़ होती है? पहले आ जाओ प्रोफेन पे, PROFANA। प्रोफेन का मतलब वही होता है जब हम ब्लास्फेमी, एक वर्ड आता है ब्लास्फेमी, ये मैंने इसके पहले बताया था आप लोगों को। ब्लास्फेमी का मतलब होता है जो पवित्र चीज़ें होती हैं उनके बारे में अपशब्द कहना, कुछ गंदे शब्दों का प्रयोग करना ब्लास्फेमी होता है, उसी को प्रोफेन कहते हैं। ठीक। सैंक्टिटी क्या होता है? ये प्योरिटी से रिलेटेड है, एकदम पवित्रता, शुद्धता से रिलेटेड है। तो डेरेलिक्शन आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, बता चुका हूँ इसकी मीनिंग क्या होती है। अबंडन का मतलब परित्याग कर देना, डेरेलिक्शन का मतलब परित्याग कर देना, बाकियों की भी मीनिंग मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये आपका आंसर हुआ। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको साइनोनिम बताना है। किसका बताना है? लेविटेट का बताना है। ठीक है बच्चा। तो लेविटेट का क्या मतलब होता है पहले ये समझो। कभी आप लोगों ने किसी जादूगर को देखा है? कोई जादू वादू का खेल देखा है? तो जादू के खेल में क्या होता है, एक जादूगर होता है, एक मतलब कोई और कोई बच्चा होता है या कोई भी होता है, मेल फीमेल जो भी हो, बड़ा सा जादूगर अपना डंडा हिलाता है या यूं करता है, ऐसे ऐसे करता है, और ज़मीन पर खड़े खड़े वो व्यक्ति ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। समझ में नहीं, हम लोगों को लगता है कि जादू से ऊपर उठा दे रहे हैं, हवा में उड़ जाता, हवा में उठ जाता है वो आदमी ना, ज़मीन के ऊपर उठ जाता है, वो होता है जादू का खेल। ठीक है। अब इसको साइनोनिम में, इसका साइनोनिम क्या होगा? वॉक मैंने टहलना होगा, होगा ही नहीं। ले डाउन मतलब लेट जाना होता, ये होगा ही नहीं। और रस्टिकेट मतलब किसी को, जैसे रस्टिकेट कर देना, जैसे प्रिंसिपल ने किसी स्टूडेंट का नाम काट दिया तो उसको कहते हैं रस्टिकेट कर दिया। फ्लोट का मतलब क्या होता है? हवा में तैरने को कहते हैं फ्लोट। तो लेविटेट हो जाएगा फ्लोट, हवा में तैरना। ठीक। जादूगर उसको जादू की ताकत से ऊपर उठा देता है, वही फ्लोट करता है, हवा में तैरता है। तो लेविटेट की मीनिंग क्या हो जाएगी? फ्लोट। नंबर 4 पे आ जाओ। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको? करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपको। तो ये जो लिखा हुआ है देखो, टीना सेड, टीना, ठीक, टीना सेड, क्या आगे दिया हुआ है? माई पेरेंट्स आर गेटिंग डाइवोर्स्ड। बड़ी दुख की बात है भाई। ठीक। तो टीना, माई कौन हो गया? माई पेरेंट्स मतलब किसके पेरेंट्स हो गए? टीना के पेरेंट्स होंगे, तो हर पेरेंट्स हो जाएगा। आर की जगह क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। तो हर पेरेंट्स वर, इतना ढूंढो पहले। टीना सेड दैट, हर पेरेंट्स सब में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो सब में एक ही बात लिखी हुई है, टीना सेड दैट हर पेरेंट्स। हर पेरेंट्स के बाद ये आर है, मैंने कहा था कि वर हो जाना चाहिए। अब ये लिखा है, यहाँ वर तो लिखा है लेकिन ये गेट लिखा हुआ है, गेटिंग होना चाहिए था। यहाँ लिखा है गेटिंग डाइवोर्स्ड, अब यहाँ हैव बीन लगा दिया, ये होगा नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? थर्ड वाला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो इतने तक में हो नहीं रही होगी। आसान आसान है ना, क्या करोगे इसमें, कहाँ दिक्कत ही है। अबे आज, अब आगे, सॉरी, अबे मतलब नहीं निकलना चाहिए था, वो मैं बोलने जा रहा था। अब आगे आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, अंडरलाइन किया हुआ है कि बिटवीन हिज फॉलोअर्स। ठीक है, बिटवीन हिज फॉलोअर्स, अब ये अंडरलाइन किया गया है, इसको आपको इम्प्रूव करना है। इन केस कि इसमें कोई गलती है तो उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, और अगर गलती नहीं है तो ये नो इम्प्रूवमेंट करो। लिखा है हिज वर्ड्स विल्ड ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस। विल्ड का मतलब पैदा करना, हिज वर्ड्स विल्ड ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस। ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव, उसके शब्दों ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, बहुत ज़्यादा असर डाला। कहाँ डाला? बिटवीन हिज फॉलोअर्स। अब देखो भाई, बिटवीन जो है, दो प्रीपोजिशन आपने पढ़ा होगा के बीच में, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? बिटवीन लगाते हैं, और एक लगाते हैं अमंग। अक्सर जब प्रीपोजिशन की गलती आती है तो बिटवीन अमंग में ही आएगी, इन दोनों के बीच में। मतलब ये नहीं कि यही पूछी जाएगी हमेशा, बिटवीन लगा होगा तो अक्सर ये होता है कि वहाँ अमंग लगाना है, अमंग लगा है तो अक्सर ये होता है कि वहाँ बिटवीन लगाना है। बिटवीन अमंग के बीच में कन्फ्यूजन ज़्यादा रखते हैं। बिटवीन लगाते हैं दो के बीच में, और अमंग लगाते हैं दो से अधिक के बीच में। ठीक है, जैसे 4-5 लोग हो तो क्या लगा दोगे? अमंग लगा दोगे, और 2 लोगों के बीच में है तो बिटवीन लगा दोगे।
अब यहाँ लिखा है कि बिटवीन हिज फॉलोअर्स, तो फॉलोअर्स कहीं से ये नहीं लग रहा है कि फॉलोअर्स उसके 2 ही थे, ठीक है। या तो इसके पहले लिखा होता 2 फॉलोअर्स, या यहीं फॉलोअर्स के पहले 2 लिखा होता, तब तो हम बिटवीन लगा देते। लेकिन यहाँ है फॉलोअर्स, कोई नंबर नहीं दिया गया है, तो जब कोई नंबर नहीं दिया है तो हम क्या लगाएंगे, इसके पहले अमंग लगाएंगे। तो ये बिटवीन काट दीजिए आप, इसकी जगह पर अमंग ढूंढिए पहले कहाँ कहाँ पर है अमंग। तो अमंग एक ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में इन दिया हुआ है, होगा नहीं, बिटवीन विदिन दिया है, ये होगा नहीं। तो आपको पहला वाला ही आंसर लगाना है, अमंग हिज फॉलोअर्स, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मीन्स द सेम, मीनिंग बतानी है। एक लिखा हुआ है फैब्रिकेट, तो फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा होगा सड़क के किनारे से जा रहे हैं कहीं दुकान पे देखा होगा कि लिखा होता है फलाने फैब्रिकेटर्स। तो जहाँ लिखा होता है फैब्रिकेटर्स, वहाँ आपने देखा होगा कि कहीं दरवाजे की खिड़की बनी हुई है, कहीं गेट बनी हुई है, कहीं लोहे का दरवाजा। तो लोहे के जो गेट वगैरह, ग्रिल वगैरह या के विंडो वगैरह, खिड़की वगैरह बनी रहती है, उनको फैब्रिकेटर्स उसी दुकान को कहते हैं जहाँ पर चीज़ों का निर्माण होता है। तो फैब्रिकेट का मतलब एक तरह से किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को बिल्ड करते हैं, ठीक है, बिल्ड, या हम किसी चीज़ को मेक करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। हालांकि बनाने में अलग अलग, मेक अलग चीज़ के लिए लगता है और प्रिपेयर अलग चीज़ के लिए लगता है, बिल्डिंग वगैरह के लिए लगता है, कंस्ट्रक्ट इमारतों वगैरह के लिए लगता है, फैब्रिकेट ये से मतलब ये चीज़ें जोड़ के बनाई जाती हैं, जैसे खिड़की दरवाज़ा हो गया, फैब्रिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इसी का सेम मीनिंग आपको बताना है, कौन सा होगा सेम मीनिंग। एक दिया है मिमिक, मिमिक का मतलब क्या होता है, किसी की नकल उतारना, तो ये तो होगा नहीं। फ्लैटेंड का मतलब किसी चीज़ को फ्लैट करना, मतलब समतल करना। डिटैच क्या है, वो अटैच का अपोजिट है, अटैच का मतलब कनेक्ट करना, डिटैच का मतलब डिस्कनेक्ट कर देना। कंकक्ट का मतलब क्या होता है, ये भी होता है निर्माण करना। लेकिन अब ये जो कंटक्ट है ना, ये कोई वस्तु नहीं बना रहे हैं आप। कंटक्ट एक्चुअली क्या होता है ना कि वर्ड्स बनाना, जैसे कहा जाता है ना कि कोई आदमी तुरंत ये नए नए शब्द गढ़ लेता है। तो जो आदमी नए नए शब्द गढ़ लेता है, क्वाइन द वर्ड कहते हैं हम लोग, क्वाइन द वर्ड। क्वाइन एक सिक्का होता है और वर्ब होगी तो नए नए शब्दों को बनाना, क्वाइन द न्यू वर्ड। वैसे ही कंकक्ट द न्यू वर्ड, सिचुएशन के हिसाब से वो नए शब्दों को गढ़ लेता है, बना लेता है, तो कंटक्ट हो गया। अब इसमें बाकी 3 1 2 3 में तो कोई बनाने के सेंस में आया ही नहीं था। कंकक्ट जो है ये बनाने के सेंस में आएगा, तो यही आप फैब्रिकेट में ले लो, ठीक है। तो फैब्रिकेट की क्या मीनिंग होगी, कंकक्ट होगी, जो चौथे नंबर पे है। आगे आ जाओ अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या करना है, आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। PQRS 4 ही दिया हुआ है, मतलब स्टार्टर और कंक्लूजन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग चलिए लगाते हैं, देखिए कौन सा होगा। लिखा है कि डिस्पाइट पैंडेमिक रिलेटेड ट्रेवल कॉम्प्लिकेशंस, पैंडेमिक रिलेटेड जो ट्रेवल की कॉम्प्लिकेशंस से, पैंडेमिक आप समझ भी रहे हो किसकी बात कर रहे हैं, ये कोरोना टाइम की बात कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस या मतलब लगे थे, या ट्रेवल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, यात्रा करने में बड़ी दिक्कतें थी। द लगा, तो द लगा के छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकता, तो ये आखिरी एंडिंग तो हो ही नहीं सकता। अगर पी एंडिंग नहीं हो सकता तो मतलब ना पहला होगा और ना तीसरा होगा, ये बात तो नहीं हो सकती। अब आर और क्यू से ही एंडिंग हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये हो गया डिस्पाइट पैंडेमिक रिलेटेड ट्रेवल कॉम्प्लिकेशंस। लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और फ्रांस की गवर्नमेंट ने फैसिलिटेटेड इंटरेक्शंस, मतलब इसने इंटरेक्शन को फैसिलिटी दी, फैसिलिटेट किया। अब ये फैसिलिटेटेड इंटरेक्शंस, तो किस काम में उन्होंने फैसिलिटी दी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो फिर आर नहीं लगेगा, पहले एस लगाना पड़ेगा। फैसिलिटेटेड इंटरेक्शंस अब लगाओ बिटवीन EDF और NPCIL, विच अलाउड, जिसने ये अलाउ किया, जो इन्होंने फैसिलिटी दी उसने क्या अलाउ किया कि EDF टू सबमिट टू NPCIL, ठीक है, अ बाइंडिंग टेक्नो कमर्शियल ऑफर ऑन 22 अप्रैल 2021, ठीक है ना। तो ये 2 से भी तो एंडिंग नहीं हो सकती ना, लास्ट में S से भी एंडिंग नहीं हो पाएगी, हालांकि किसी में दिया हुआ है नहीं। लेकिन यह है कि 2 किसको उन्होंने दिया, किसको अलाउ किया, अलाउ इनको क्या करें, सबमिट करें इनके सामने। तो हम मतलब S के बाद किसी भी कीमत पर S के बाद ही R लगा पाएंगे,
और नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि टू के बाद क्या आनी चाहिए, किसको ये अलाउ किया गया, ये अलाउड लिखा है ना, अलाउड, किसको अलाउ किया गया वो आना चाहिए, ठीक है कि नहीं आना चाहिए। तो एस के बाद आर आएगा। अब एस के बाद आर वाला ऑप्शन अगर हम ढूंढें तो इस एक के अलावा और किसी में एस आर है नहीं, ठीक है ना, एस आर और कहीं है नहीं, और एस शुरुआत में भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बिटवीन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम यहाँ डिस्पाइट से स्टार्ट करें, पी क्यू करें पहले, उसके बाद एस लगाएं, फिर आर लगाएं। और क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एस आर के सिवा और कोई कम्बिनेशन बन नहीं रहा, ये एस के बाद ही आर लगेगा, इस टू के बाद ही जिसको अलाउ किया गया वो आएगा। तो एस आर का कम्बिनेशन इसमें किसी में भी नहीं है, फिर यही लगाओ आप, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, किसकी स्पेलिंग गलत है इसमें से। तो रिक्रूट है, रिक्रूट मतलब भर्ती करना होता है, तो इसकी स्पेलिंग तो सही है, फिर आंसर नहीं होगा। रिमार्क मतलब किसी चीज़ पे आप अपनी टिप्पणी दीजिए, ये स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। रिपील, रिपील का मतलब जैसे आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, अपनी डिसीजन को वापस कर लीजिए, तो रिपील कर देना होता है, स्पेलिंग सही है, मतलब आंसर नहीं होगा। रिवेंज मतलब बदला लेना, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है, REVENGE होना चाहिए ना, ये जो ई है वी के बाद ये यहाँ पे ए लिखा हुआ, यही गलत है, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है आपको, इडियम या फ्रेज दिया है, उसकी मीनिंग बतानी है। टू मेक वंस मार्क, ठीक है ना, 10 नंबर पे है, टू मेक वंस मार्क, इसका क्या मतलब होगा बताओ ज़रा। टू मेक वंस मार्क मतलब अपना निशान छोड़ जाना, मतलब जब कोई अपना निशान छोड़ जाता है, सक्सेसफुल पर्सन होगा तभी तो निशान छोड़ जाएगा, अनसक्सेसफुल पर्सन तो निशान छोड़ नहीं जाएगा अपना, अच्छा छोड़ भी जाएगा तो असफलता का निशान छोड़ जाएगा, कोई पीछे पीछे नहीं जाएगा उसको। टू मेक वंस मार्क का मतलब होता है किसी बड़े काम में सफल होना, कुछ बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना, और आप अपने पीछे एक लकीर छोड़ जाते हैं, एक निशान छोड़ जाते हैं सफलता के। तो टू मेक वंस मार्क का मतलब टू मेक नो एफर्ट ये होगा ही नहीं, टू प्रूव अ पॉइंट ये भी नहीं होगा, टू अटेन सक्सेस सफलता प्राप्त करना यही होगा, टू बी इंडिफरेंट नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा हुआ, थर्ड वाला हुआ। आगे आ जाओ अब अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो फिर से इडियम और फ्रेज आ गया, यहाँ लिखा है टू ले समवन बाय द हील, टू ले समवन बाय द हील, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब होगा बताओ, टू ले समवन बाय द हील मतलब क्या होगा, किसी व्यक्ति को जेल में डाल देना, ध्यान रखना। टू ले समवन बाय द हील मतलब क्या हुआ, एड़ी के बल किसी आदमी को अगर लेटने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब आप किसी को जेल में डाल दे रहे हैं। आंसर देखो, टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन, यही आंसर है, यही तो हम बता रहे थे आपको, बाकी फिर अब और कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फिर वही इतना अंडरलाइन करके दिया है, मतलब समझ जाओ क्या करना है, इम्प्रूवमेंट। वैसे ये ऑप्शन जो लिखा होता है ना, नो इम्प्रूवमेंट, एक ऑप्शन ये नो इम्प्रूवमेंट का लिखा होता है, दैट मीन्स कि यही वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट के चक्कर में ना पड़ो। तो पहले पढ़ के देखो, माई न्यू शूज़, जो हमारे नए नए जूते हैं, तो क्या कर रहे होंगे, काट रहे होंगे और क्या। तो माई न्यू शूज़ गेव मी अ ब्लिस्टर्ड ऑन माई राइट हील, नए जूतों ने इनके राइट हील में ब्लिस्टर मतलब छाले दे दिए, मतलब क्या हुआ कि नए जूते इनको काटे हैं खूब, ठीक है ना। तो इसमें जो ब्लिस्टर्ड है वो गलत है, गेव मी ब्लिस्टर, या तो ब्लिस्टर्ड या तो ये पूरा काट दो इतना, ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर की अगर हम वर्ब बनाएंगे तो क्या हो जाएगी ऐसे, तब ब्लिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने गेव अलग से लगा रखा है तो गेव लगाने के बाद हम फिर वर्ब नहीं लगाएंगे ना, अब क्या लगाएंगे, अब हम नाउन लगाएंगे। अब क्यों नाउन लगाएंगे, एक कारण और, गेव मी आ लगा हुआ है, आ लगने के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़े लगाएंगे, आ लगने के बाद आप क्या लगाओगे, आर्टिकल के बाद लगता है नाउन। तो जो ब्लिस्टर्ड है उसकी जगह पर आप कर दो ब्लिस्टर्ड, मतलब छाले होना नहीं, अब यहाँ क्या कर दो, आप ब्लिस्टर लिख दो, बस नाउन हो जाएगा। तो क्या होगा, गेव मी अ ब्लिस्टर हो गया, ये होगा गेव मी अ ब्लिस्टर, ये वाला लगेगा। नए जूते इन्होंने पहने होंगे, कहीं पिंच कर रहा होगा, काट दिया होगा तो छाला हो गया था वहाँ पे, ठीक, मेन बात वही है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एरर बतानी है। चलो आ जाओ, इफ़ समवन यू आर टॉकिंग टू, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है ना, इज
ओपन ऑफ लर्निंग मोर। इफ समवन यू आर टॉकिंग टू, अगर कोई व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हो वो व्यक्ति है इज ओपन ऑफ लर्निंग मोर, वो और ज़्यादा सीखने के लिए उत्सुक होता है, ओपन ऑफ नहीं होगा तब क्या होगा, ओपन टू लर्निंग मोर। ओपन टू लर्निंग मोर, देखो क्लोज और ओपन के बाद हमेशा टू लगाना ये फिक्स होता है। आपको डी लग रहा होगा, मैं इसको मिटाऊँ तब बताऊँ आपको, ठीक है। हमारा सी के बाद एल लगाता हूँ तो वो लगता है कि डी है, अब मैं अलग लिखूँगा। हाँ, ये हो गया क्लोज और ये हो गया ओपन, ठीक है। क्लोज या ओपन के बाद कोई प्रीपोजिशन लगाना हो तो हमेशा क्या लगाना, क्लोज टू। जैसे कहेंगे कि ही वॉज क्लोज टू अचीव सक्सेस या ही वॉज क्लोज टू सक्सेस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहें माई डोर्स आर ओपन टू ऑल, ओपन फॉर ऑल नहीं होगा, ओपन टू ऑल होगा। और ओपन ऑफ लर्निंग मोर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ओपन टू लर्निंग मोर। अच्छा, ओपन टू लर्निंग मोर कहने का मतलब क्या होगा, जब हम ओपन माइंडेड होते हैं। अच्छा, ओपन माइंडेड और क्लोज माइंडेड कौन होता है, कई बार मन में आ रहा होगा। तो ओपन माइंडेड वो लोग होते हैं जो दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप उनसे बात करेंगे, आप जो कुछ भी कहेंगे, भले उनको पता है कि ये बात सही नहीं है या ये बात गलत है, पर आपकी बात वो सुनेंगे, वो ठीक है, वो होते हैं ओपन माइंडेड। मतलब ओपन माइंडेड पर्सन इज ऑलवेज रेडी टू लिसन टू अदर्स, ही विल फॉलो और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन हिज मूड, ये अदर बात होगी, दिस इज अदर थिंग, बट ही एटलीस्ट ही विल लिसन टू यू, वो आपकी बात को सुनेगा, काटेगा नहीं, टोकेगा नहीं, माने ना माने एक दूसरी बात होती है। ओपन माइंडेड लोग होते हैं, और जो ओपन माइंडेड लोग होते हैं दे ऑलवेज लर्न, वो हमेशा सीखते रहते हैं नया कुछ न कुछ। और कुछ लोग क्लोज माइंडेड होते हैं, क्लोज माइंडेड लोगों को क्या लगता है, आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, उनको लगता है हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम जितना जानते हैं वही सही है। तो वो उनको ये लगता है कि देयर इज नथिंग मोर देन व्हाट आई नो, मैं जो जानता हूँ उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो वो वही कुएं के मेढक होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं भी ब्रह्म ही हूँ, ठीक है ना। तो वो क्लोज माइंडेड लोग होते हैं। तो ओपन और क्लोज के दोनों के बाद टू लगेगा भैया, फिलॉसफी की बातें ख़त्म हो गई। ओपन के बाद ऑफ नहीं, टू लगाना चाहिए। आप अपना ऑप्शन में आ जाओ, ये लगेगा आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है एंटोनिम किसका बताना है, बुलवार्क। बुलवार्क का मतलब जानते हैं क्या होता है, बुलवार्क जो होता है एक वाल होती है। ये वाल किसके लिए होती है, वॉल ऑफ प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। जैसे पहले ज़माने में किले वगैरह लोग बनवाया करते थे, तो किले के चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे, किसके लिए, सुरक्षा की दीवार होती थी, उसी को बुलवार्क कहा जाता था। अब इसका एंटोनिम बताना है आपको, अपोजिट बताओगे। तो अपोजिट क्या होगा भैया, बाकी सारे वर्ड देख लो। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है ना सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथन कर देना, किसी को और ज़्यादा मजबूत कर देना। अच्छा, थोड़ा और तोड़ के बताते हैं इसको। फोर्ट का मतलब क्या होता है, फोर्ट का मतलब होता है किला या दुर्ग कहते हैं इसको, किला। तो फोर्टिफाई कर देना क्या होगा, यही फोर्ट लिखा, आई लगा के FY कर दिया। फोर्टिफाई का मतलब क्या हुआ, किलेबंदी करना, क्या होगा, किलेबंदी करना, दुर्गीकरण कर देना, सुदृढ़ीकरण कर देना। अब आप फोर्टिफाई करोगे तो उसी फोर्टिफाई से नाउन बना दिया फोर्टिफिकेशन, मतलब सुदृढ़ीकरण या दुर्गीकरण। तो ये भी मजबूत करने के लिए ही तो किया जाता है। अब बुलवार्क क्या होगा, बुलवर्क होता है जैसे डिफेंसिव वॉल। फोर्टिफिकेशन का मतलब भी करीब करीब वही हो गया ना, जिसे आप सुदृढ़ीकरण कर रहे हो, दो उसको जो प्रोटेक्शन की वाल है, सुरक्षा का जो दीवार है, उसको आप मजबूत कर रहे हो। रैम्पर्ट क्या होता है, रैम्पर्ट कभी देखा है जो छत होती है, छत नहीं, जैसे मतलब फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर हुआ, उसमें जो रेलिंग लगी होती है, रेलिंग मतलब कमरे के 1-2 फुट थोड़ा और आगे निकल के एक रेलिंग लगी होती है, जहाँ लोग शाम को बालकनी वगैरह, जिसको बालकनी कहते हो, जहाँ टहलते वगैरह हो, उसी को कहते हैं। छत की जो चार दीवारी होती है, कौन सी, छत की चार दीवारी होती है, उसको रैम्पर्ट कहा जाता है। बैसन क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है बुर्ज। बैसन एक ऐसी जगह होती है किले वगैरह में, बुर्ज। बुर्ज का मतलब क्या होता है, बहुत ऊंचाई पर होता है, महल में बहुत ऊंचाई पर बड़े बड़े टावर टाइप के बने होते हैं, वहाँ सैनिक रहते हैं, तो वहाँ से वो चारों ओर अटैक कर सकते हैं, चारों ओर इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि चारों ओर हमला कर सकते हैं, उसको बैसन कहा जाता है। असाल्ट का मतलब क्या, अच्छा ये सारी की सारी चीज़ें, तीनों की तीनों चीज़ें किसके लिए लगी थी,
सेफ्टी के लिए लगी हैं। और अटैक, असाल्ट का मतलब क्या होता है? असाल्ट का मतलब होता है अटैक करना, ये हमला करना होता है। तो अब बताओ, बुलवर्क जो होता है ये सुरक्षा की दीवार है, और अटैक का मतलब क्या होता है? आक्रमण। तो यही आपका एंटोनीम होगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 वाला। बाकी सब सुरक्षा के लिए है, ये अटैक वर्ड दिया हुआ है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको करना क्या है? ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसी को इम्प्रूव कर दो आप, ठीक है। अगर यहाँ कोई गलती है तो, नहीं तो यहाँ नो करेक्शन दिया ही है, ठीक है। आ जाओ, पहले देखते हैं, पता करते हैं कि इसमें कोई गलती है क्या। एवरीवन वांट्स टू बी, ठीक तो है। एवरीवन के साथ वांट में एस लगा है, वांट के बाद टू लगता है, और बी लगेगा ही लगेगा, होने के लिए लगा है। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड रिच, हर आदमी सक्सेसफुल और अमीर होना चाहता है, तो नो करेक्शन। जब गलती ही नहीं है तो क्यों लगाएं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 देखें आपका क्या है। 16 में आपको खाली जगह भरनी है। माय हार्ट, इनका दिल क्या हुआ? अब देखिए आगे, डैश हार्ड, हार्ट का मतलब जोर जोर से धड़कने लगा, तो और क्या। जब माय हार्ट के साथ डैश हार्ड लगा हुआ तो धड़कने के लिए लगा होगा, तो दिल धड़क कब रहा है, इसमें देखेंगे कौन सा धड़कने के लिए लगा है। जोर जोर से धड़क रहा था, बम्पिंग द ब्रोकन ग्लास। आगे लिखा है नाइक्ड बाई शार्प एजेस, ठीक है ना। तो दिल धड़कने के लिए क्या लगाओगे? थंडर्ड का मतलब क्या होता है? बादलों का गरजना होगा, ये तो दिल गरज तो रहा नहीं है। थम्प्ड, ये हो सकता है। थम्प्ड का मतलब होता है जब दिल धक से कर जाता है, या धक 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 जोर जोर से करने लगता है। दिल की धड़कन के लिए, एक्चुअली जानते हो, ये दिल की धड़कन के लिए ही थम्प्ड वर्ड यूज ही किया जाता है, वो उनका पेट वर्ड है। इसको कहते हैं बेस्ट कोलोकेशन, वही लगेगा। इनहिबिटेड का मतलब क्या होता है? इनहिबिटेड मतलब थोड़ा सा संकोची टाइप का आदमी होता है, किसी चीज़ में संकोच किया करता है। और लिफ्टेड का मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ, तो हार्ट ऊपर नहीं उठा हुआ है, वो धड़क गया। तो दूसरे नंबर पे आ जाओ। अब आ जाओ अपने 17 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या कर रहे हैं? अब इसको एक फ्रेज दिया हुआ है, उसको वन वर्ड में आपको चेंज करना है, तो करो। द ओरिजिन या बर्थ ऑफ अ थिंग, किसी चीज़ की जो ओरिजिन होती है, उसकी जो बर्थ होती है, उसकी जो उत्पत्ति होती है, उसको क्या कहते हो? तो उसको हम लोग कहते हैं जेनेसिस, ठीक है ना। जेनेसिस मतलब जेनेस से बना हुआ है, जेनरेट से बना हुआ है, तो ये जेनेसिस हो गई। अब कोडा क्या होता है? तो कोडा जानते हो, जो हमारा मूवमेंट का आखिरी समय होता है। जिसे सपोज करो आप किसी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, आपको अब 15 परिक्रमा करनी है। जब आप 14 परिक्रमा कर चुके होंगे, आखिरी 15वीं परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो इसी को कहा जाता है कोडा। मतलब आपके किसी भी मूवमेंट का लास्ट मोमेंट, लास्ट पॉइंट। क्वाइटस, ये वर्ड एक्चुअली क्वाइट से बना है, QUIET। इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, ठीक है ना। तो क्वाइटस मतलब क्या होता है? शांत करने वाला, जो चीज़ों को शांत कर देता है, क्वाइटस में आ गया। अब आगे देख लो, जेनेसिस आपको बता ही चुके हैं। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन क्या होता है? किसी चीज़ की पराकाष्ठा होती है जब आप टॉप पे पहुंच जाते हो एक तरह से। तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? ये तो हो गया ना जेनेसिस। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 आपका। तो 18 में क्या करना है? फिर से देखो, रीअरेंजमेंट करना है, ठीक। तो लेकिन इसमें स्टार्टर दे दिया, इट इज़ नॉट अनकॉमन। ये बात अनकॉमन नहीं है। अरे यार, ये तो ऐसा लिखते हैं ना, मतलब बिना मतलब का। नॉट लिखा, अनकॉमन लिखा, दोनों काट के क्या कर दो? इट इज़ कॉमन। मतलब ये बहुत कॉमन सी बात है। नॉट भी लिखा, अनकॉमन भी लिखा, डबल निगेटिव मिलके हम क्या कर देंगे? उसको पॉजिटिव कर देंगे। ऐसे होना चाहिए। इसमें देखो, इट इज़ नॉट अनकॉमन, अनकॉमन फॉर पेरेंट्स, पी पहले लगेगा। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर पेरेंट्स एंड अदर्स इन अ पर्टिकुलर एनिमल ग्रुप। लो, ग्रुप, एनिमल के साथ ग्रुप जुड़ रहा है, पर्टिकुलर एनिमल ग्रुप। आगे आ गया, ये कॉमन नहीं है। क्या? टू टीच देयर यंग, अपने बच्चों को पढ़ाना थ्रू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के जरिए ये पढ़ाना। हाउ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, श्योर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला अगर कोई पार्ट है, फॉर पेरेंट्स वर्ब से शुरू नहीं हो रहा, ग्रुप वर्ब नहीं है, ऑफ ड्रॉट होगा नहीं, फाइंड फूड मतलब भोजन पाना, तो ये यही लग पाएगा, एस लग पाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा? क्यू के बाद एस लगेगा, श्योर है। हाउ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो अब आप ढूंढो क्यू के बाद एस किस में दिया है। इसमें क्यू लास्ट में दिया है, इसमें क्यू के बाद आर दिया है, इसमें क्यू के बाद एस दिया है, इसमें क्यू के बाद एस दिया है, लेकिन स्टार्टिंग में दिया है।
अच्छा, स्टार्टिंग में हम लगा नहीं सकते इट इज़ अनकॉमन, उसके बाद कहते हैं इट इज़ अनकॉमन ग्रुप टू टीच देयर यंग, नहीं, इट इज़ अनकॉमन ग्रुप नहीं हुआ, इट इज़ अनकॉमन फॉर पेरेंट्स। तो मतलब हुआ पी के बाद क्यू लगाएं और क्यू के बाद क्या लगा दें, एस लगा दें। और यहाँ देखो बिकॉज लगा हुआ है ना, तो फाइंड फूड और वाटर व्हेन दे बिकम स्कार्स, जब पानी या भोजन की कमी हो जाती है। बिकॉज के बाद क्या लगाओगे, बिकॉज ऑफ ड्रॉट, तो एस के बाद आर, ठीक है। ये भी श्योर हो गया कि बिकॉज ऑफ, ये ऑफ कहाँ लगा पाओगे, बिकॉज के बाद ही तो लग पाओगे, अरे किसी के पीछे लग ही नहीं रहा। तो बिकॉज ऑफ ड्रॉट और अदर एनवायरमेंटल चेंज, सूखे या दूसरे किसी पर्यावरणीय या एनवायरमेंटल वातावरणीय चेंज परिवर्तन की वजह से जो सिचुएशंस आ जाती हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो श्योर होगा कि अब यही वाला लगेगा और कोई चांस नहीं है, ठीक है। 19 पे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करें कि पैसिव वॉइस बनानी है आपको। लिखा सुरेश स्पीक्स फ्रेंच, हियर प्लेस के लिए लग जाएगा तो वो बाद में कर देना, ठीक है। तो सुरेश स्पीक्स मतलब क्या हुआ, वर्ब में एस लगा हुआ है। एस लगने का मतलब हम क्या करेंगे कि इज होगी, एम होगी या आर होगी, इसके बाद क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बोलता है, फ्रेंच बोलता है, तो फ्रेंच बोलता है तो फ्रेंच के लिए एम तो लगाओगे नहीं, और फ्रेंच के लिए आप प्लूरल वर्ब भी नहीं लगाओगे, इज लगाओगे तो इज स्पोकन। तो क्या हो गया, द फ्रेंच इज स्पोकन। आप आंसर ढूंढिए कहाँ पे है, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया, यहाँ वाज स्पोकन, यहाँ आर स्पोकन है। और इज बीन, भाई इज के साथ बीन नहीं लगता, हैज़ के साथ बीन लगता है, इज के साथ बीइंग लगाया जाता है। तो 3 आंसर गलत हो गए, आपका एक ऑप्शन बचा, कौन सा, थर्ड वाला, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे अपने। आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, फिर से एरर का क्वेश्चन है। लिखा है कि विजय एंड अजय इज, भैया 2 लोग हो गए ना, एक विजय हो गया, एंड के साथ अजय हो गया, तो एंड लगने के मतलब प्लस हो जाएगा। विजय एंड अजय 2 लोग हैं, 2 लोग होंगे तो इज कैसे लगा सकते हो ना, आर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ये एकदम बच्चों वाली गलती पूछ ली इन्होंने, लग ही नहीं रहा कि CHSL का पेपर है। विजय एंड अजय इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो गया, पहला वाला हो गया, 1 हो गया। अब हम आ रहे हैं 21 में भाई। तो 21 से लेकर के 25 तक की क्या कहानी है, ये रोज़ रोज़ दोहराता हूँ, फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, पैसेज में आपको क्लोज टेस्ट भरना है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि चिल्ड्रेन लर्न टू वॉक एंड टॉक नेचुरली, बच्चे जो हैं वो वॉक मतलब चलना और टॉक करना बोलना नेचुरली सीख लेते हैं, मतलब माहौल से अपने आप सीख लेते हैं। आगे लिखा है कि डैश दैट इज नॉट द केस विद रीडिंग, लेकिन रीडिंग के साथ ऐसा नहीं होगा। बच्चे चलना और बातें करना अपने आप सीखे, कोई नहीं पढ़ाता उनको कि मतलब जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, दीदी के साथ एक था भाई के साथ, कितना भी छोटा बच्चा हो तो वो कहेगा भाई पानी पी रहा था, दीदी पानी पी रही थी, तो दीदी के साथ पी रही थी, भाई के साथ पी रहा था, ये लगाना। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जानकारी 1.5 साल 2 साल के बच्चे को तो नहीं होती ना, लेकिन वो आता है, वो अपने आप आ जाता है। तो चलना और बोलना जैसे बच्चों को नेचुरली आ जाता है। आगे कह रहे हैं दैट इज़ नॉट द केस विद रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो पढ़ने के साथ ये चीज़ नहीं आती। तो यहाँ क्या करें, पहले बता रहे हैं एक चीज़ नेचुरली है, दूसरे कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें अपने आप नहीं आती। तो यहाँ क्या लगाओगे, विरोध करने के लिए बट लगा दोगे, ठीक है। तो क्या लगाओगे, बट, कारण दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, तो आप यहाँ पे बट लगाओगे। अब इसके आगे बढ़ो। रीडिंग स्ट्रेटजीज आर डिजाइंड टू हेल्प योर चाइल्ड डेवलप अ स्ट्रांग रीडिंग डैश। जो रीडिंग स्ट्रेटजीज मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, उन लोगों ने रीडिंग की स्ट्रेटजी डेवलप की है बच्चों के लिए। तो जो रीडिंग स्ट्रेटजी है वो डिज़ाइन की जाती है, बनाई ही गई है स्पेशली टू हेल्प योर चाइल्ड, आपके बच्चे को मदद करने में। क्या मदद करने में, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग डैश, रीडिंग का अब शौक भी कह सकते हो, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग टेस्ट हो सकता है, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट हो सकती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग की यहाँ पर वो चीज़ डेवलप करनी है, क्या हैबिट हो सकती है, टेस्ट हो सकता है, कोई भी आ जाए। 1 बिल्ट विद कॉन्फिडेंस, यहाँ क्या लिखा, 1 बिल्ट विद कॉन्फिडेंस एंगेजमेंट एंड जॉय, ठीक। आगे लिखा एज अ पेरेंट, एक पेरेंट के रूप में यू आर मोस्ट लाइकली ऑलवेज लुकिंग फॉर डैश। तो बहुत पॉसिबल है कि आप हमेशा किसी न किसी ऐसे जुगाड़ नहीं, किसी न किसी ऐसे
तरीके के चक्कर में रहते हैं। तरीके को लुक फॉरवर्ड मतलब होता है आप लुकिंग फॉर, ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे होते हैं दैट मेक योर चाइल्ड वांट टू लर्न, कि आपका बच्चा खुद ब खुद सीखना चाहे ना। हर पेरेंट की ये चिंता होती है कि यार क्या ऐसा करें, कौन सी ऐसी चीज़ लाएं कि इसका पढ़ने में मन लगे, वो चीज़ों को अपने आप से सीखने की उसके अंदर जिज्ञासा हो। तो आप हमेशा एक ऐसे किसी न किसी उपाय की खोज में लगे रहते हैं। तो 3 नंबर पर कोई उपाय लगेगा। वी आर हियर टू हेल्प यू, जो पैसेज लिख रहा है वो कह रहा है, राइटर कह रहा है कि वी आर हियर टू हेल्प यू, हमारी टीम आपकी मदद करने के लिए आगे आ गई है। आप आगे कहा एंड योर चाइल्ड ऑन देयर जर्नी, और आपके बच्चे की मदद करेगा ऑन देयर जर्नी एज अ डैश रीडर। एज अ डैश रीडर का मतलब क्या हुआ, एक इंटरेस्टेड रीडर या हार्ड रीडर, ऐसे आ जाएगा कोई ना कोई वर्ड। तो जो यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे रीडिंग, यहाँ पे जो वर्ड लगा रहे हैं उसी तरह से मिलता जुलता यहाँ पे आ जाएगा कि बच्चे के अंदर डेवलप अ डैश रीडिंग, तो स्ट्रांग रीडिंग बच्चों में डेवलप हो जाए। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपको एक डैश रीडर के रूप में डेवलप करने के लिए। आगे लिखा है कि ट्राई सम रीडिंग स्ट्रेटजी, थोड़े से रीडिंग स्ट्रेटजी आप ट्राई करिएगा अपने बच्चों पर। कौन सी रीडिंग स्ट्रेटजी, बिलो पॉकेट जो नीचे दी गई है। तो यहाँ कोई नीचे स्ट्रेटजी वगैरह नहीं दी गई है, ये पे एक पैराग्राफ रहा होगा या एक एसे रहा होगा, नीचे कुछ रीडिंग स्ट्रेटजी दी रही होगी, इन्होंने उसका पैराग्राफ वाला पोर्शन काट लिया, नीचे जो स्ट्रेटजी दी हुई है उसको इन्होंने नहीं दिया, इनका काम हो गया 4-5 फिलर का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नीचे जो सजेस्ट की गई है बच्चों के लिए फॉर किड्स डैश आर बिगिनिंग टू रीड, मतलब वो बच्चे, यहाँ लिखा है किड्स, बच्चे जो कि अभी सीख रहे हैं, जो कि अभी बिगिन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं पढ़ना। ठीक है, ऑल द वे दोज रीडिंग हो गया। अब चलो भर लो। पहले के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था, पहले के लिए हमने कहा था कि बच्चा चलना और बोलना अपने आप सीख लेता है, और ये बात रीडिंग के साथ नहीं लागू होती, तो दोनों एक दूसरे के साथ विरोध में आएंगे। तो क्या लगाओगे आप, बट लगाओगे, वे नहीं लगाओगे। जब अब ये कहते हैं कि बच्चा पढ़ना लिखना बच्चा चलना बोलना अपने आप सीख जाता है, जब व्हेन दैट मतलब क्या हुआ, जबकि, अब दैट ये सब्जेक्ट है ना, जबकि ये बात, तो जबकि नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये दैट अलग से लिखा हुआ है, दैट इज का सब्जेक्ट है, इसलिए हम नहीं लगा पाएंगे व्हेन। क्या लगाएंगे, किंतु ये बात, आगे लिखे ना, किंतु ये बात हर केस में या रीडिंग के केस में नहीं लागू होती है। आगे आ जाओ, तो फिलर नंबर 2 है ये। फिलर नंबर 2 में आप क्या लगाओगे भाई, ठीक है। फिलर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ आ जाओ। यहाँ लिखा है कि बच्चे में क्या करना है कि हम स्ट्रेटजी लिखे आए हैं, रीडिंग स्ट्रेटजीज आर डिजाइन टू हेल्प योर चाइल्ड डेवलप अ स्ट्रांग रीडिंग डैश। उसके अंदर एक स्ट्रांग रीडिंग क्या चीज़ डेवलप करनी है, स्ट्रांग रीडिंग फ्लक्चुएशन नेगेटिव चीज़ हो जाएगी, स्ट्रांग रीडिंग कारपोरेशन निगम भी नहीं होगा, और प्रिजम्पशन धारणा भी नहीं होगी, स्ट्रांग रीडिंग फाउंडेशन होगा। बच्चे के अंदर एक बहुत मजबूत रीडिंग की फाउंडेशन डेवलप करनी है। तो दूसरे नंबर पे आ गया। अब तीसरे नंबर पे आ जाओ बच्चा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ भरना है, ठीक। आप ढूंढ रहे होंगे, किस चीज़ को ढूंढ रहे होंगे। इन्होंने कहा कि एज अ पेरेंट, एक पेरेंट के रूप में, यू आर मोस्ट लाइकली ऑलवेज लुकिंग फॉर, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आप हमेशा ढूंढ रहे होंगे डैश, मतलब एक ऐसे उपाय के बारे में जो आपके बच्चे को पढ़ने के लिए उत्सुक बना दे। तो 3 नंबर पे क्या करोगे, क्या ढूंढ रहे होंगे आप, ब्लूप्रिंट ढूंढ रहे होंगे, टेक्निक ढूंढ रहे होंगे, कि फैशन ढूंढ रहे हैं, कि लाइंस। तो आप ब्लूप्रिंट और हेल्पिंग नहीं, क्या ढूंढ रहे होंगे, टेक्निक्स ढूंढ रहे होंगे आप, कि आपका बच्चा कोई ऐसी टेक्निक जिससे आपके बच्चे का पढ़ने में मन लगे, वो अपने आप पढ़ना शुरू कर दे। हालांकि काम बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे अपने आप कहाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 23 तो हो गया, 24 आपका क्वेश्चन नंबर। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 24 में क्या, ये लगाना है आपको 4 नंबर पे फिलर लगाना है, ठीक है। आगे इन्होंने कहा क्या कि वी आर हियर टू हेल्प यू एंड योर चाइल्ड, हम आपकी और आपके बच्चे की दोनों की मदद करेंगे ऑन देयर जर्नी एज अ डैश रीडर, कैसे रीडर के रूप में उसकी जर्नी आगे बढ़ेगी। चलो, बडिंग रीडर, सल्किंग रीडर, और राइपेंड रीडर, या डाइंग रीडर। तो बडिंग का मतलब क्या हुआ, जिसमें कलियां, बड मतलब होता है ना कलियां लगना, तो बडिंग रीडर का मतलब क्या हुआ, अभी नया नया पढ़ने का शौक शुरू होता है जिसमें, बडिंग अभी फूल नहीं हुआ है, दिमाग में पढ़ने की इच्छा बड के रूप में है, एक कली के रूप में अभी फूल नहीं हुई है। तो बडिंग रीडर तो ठीक है, जो स्टार्टर होता है, मतलब बिगिनर होता है, शुरुआती होता है, उसके लिए आप बडिंग लगा सकते हो, ठीक है।
सल्किंग का मतलब क्या होता है, हमेशा मुंह फुलाए हुए नाराज बैठा हुआ, तो वो उसके लिए नहीं लगा हुआ है, ठीक है। राइपेंड का मतलब एकदम पका हुआ, राइप मतलब एकदम मेच्योर रीडर के लिए बात हो जाए, तो ये बच्चों की बात कर रहे हैं ना, मेच्योर रीडर की बात नहीं कर रहे, तो राइपेंड नहीं होगा। डाइंग रीडर बेकार की बकवास हो गई, डाइंग रीडर तो यहाँ लग ही नहीं सकता। अब आ जाओ अपने आखिरी क्वेश्चन पर, ये 5 नंबर के क्या लगाना है। तो इन्होंने कहा कि वो बच्चे जो बिगिन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए जो लिखना है, विच जो है वो आदमियों के लिए लगता नहीं, होम ऑब्जेक्ट में आ जाता है ना, यहाँ हमें सब्जेक्ट चाहिए, आर बिगनिंग लिखा हुआ है, तो अब ये वर्ब है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 5 नंबर के पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। होम सब्जेक्ट हो नहीं सकता। अच्छा, बच्चे हैं, किड्स हैं, यहाँ दैट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्या लगाओगे, हु लगाओगे, क्योंकि विच जो है वो इंसानों के लिए नहीं लगता, ठीक है, जानवरों के लिए या वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है, तो विच भी नहीं लगाएंगे। एक ऑप्शन आपके पास केवल थर्ड वाला बच रहा है, इसके सिवा और कोई नहीं लगेगा, ठीक। तो ये 25 क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके। सेट नंबर कौन सा था, ये 22 था। क्लियर। चलिए, थोड़ा जल्दी हो गया, मुझे मतलब उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को, दिक्कत नहीं हुई होगी। आराम से होता जा रहा था ना, तो इसलिए स्पीड में करते चले गए। कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है। तो ये सेशन फिर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी राय हमें दीजिएगा, वो आप लोग दे ही रहे हैं, आप अपनी समस्याएं भी रखिए, अपनी राय भी दीजिए, कुछ और इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ वो बताइए, अपनी डिमांड रखिए। मैं जो लोग बच्चे कह रहे हैं कि सर MTS करा दीजिए, मैं करा दूंगा पक्का, ये ख़त्म होती ही जैसे ही मैं आपको MTS करा दूंगा, लगातार लगा हुआ हूँ, सब पूरा हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके MTS के एग्ज़ाम के महीने भर पहले दे दूँगा मैं, ठीक है, महीने भर से भी ज़्यादा पहले दे दूंगा, मतलब जुलाई के हाफ के बाद तो शुरू ही कर दूंगा मैं, या जुलाई के लास्ट तक शुरू ही हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करिए, जल्दी ही MTS का स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मेंस का भी हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि CGL CHSL के बाद फिर मेंस भी होना शुरू हो जाएगा ना। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल द टेक केयर, थैंक यू।